नमस्कार दोस्तों, मैं प्राध्यापक प्रफुल्ल अशोक रावटाले, जगदम्बा महाविद्यालय अचलपुर आपको आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम फ्रेंच फ्रेंच राज्य क्रांति के जो परिणाम थे उसके बारे में जानकारी लेंगे। इससे पहले हमने पहले जो वीडियो थे उसमें फ्रेंच राज्य क्रांति के कारण क्या थे, उसका घटनाक्रम क्या है, इसके बारे में जानकारी ली। तो पहले जो हमने कारण देखे और घटनाक्रम देखा उसका शॉर्ट में अवलोकन कर लेते हैं। तो हमने पहले देखा था जो विश्व का नक्शा है, अलग अलग खंड है, उसके बारे में जानकारी ली। उसके बाद में जो अलग अलग देश है इस खंड में, अलग अलग खंड में, वो हमने देखे थे। उसके बाद फ्रेंच राज्य क्रांति के कारण, राजकीय कारण, अनियंत्रित राजसत्ता, उसमें दोषपूर्ण प्रशासन, अकुशल वारस, सदोष न्याय व्यवस्था, सदोष सैन्य व्यवस्था, सोलावालू ईरानी, मेरे अंतर्हित किस तरह से जवाबदार है, ये हमने देखा। उसके बाद में समाज में किस तरह से अलग अलग वर्ग थे, कुछ विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग, कोई विशेष अधिकाराधीन वर्ग, जैसे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, ऐसे स्टेट उस वर्ग को कहा जाता था। उसके बाद में हमने बौद्धिक कारण भी देखा। बौद्धिक कारण में जो अलग अलग विचारवंत है, समाज सुधारक है, उनके जो विचार थे उस विचार ने किस तरह से चालना दी लोगों को, लोगों के विचार को, उनमें किस तरह से स्वतंत्र, समता और बंधुता का विचार उनने प्रसारित किया, उसके बारे में हमने देखा। उसमें वाल्टेयर होगा, मॉन्टेस्क्यू है, उसके बाद में जॉर्ज रूसो है, डिंडेरा, तुर्गो, इनके बारे में हमने जानकारी ली। उसके साथ ही आर्थिक कारण भी एक महत्वपूर्ण कारण था फ्रेंच राज्य क्रांति के लिए। तो ये कारण किस तरह से जवाबदार था वो भी हमने देखा। भूमि का विषम वितरण होगा, कर व्यवस्था, भूखमारी, प्रचंड भ्रष्टाचार, राज परिवार का फिजूल खर्चा, आर्थिक सुधार का विरोध और वृद्धि। हमने देखा कि तुर्गो है, नेकर है, चार्ल्स कैलन है, कुलीन वर्ग की सभा हुई थी जिसमें भी अमान्य किए थे सुधार। उसके बाद में अमेरिकन स्वातंत्र युद्ध का परिणाम, इंग्लैंड का प्रभाव, ये सब कारण उसके लिए जिम्मेदार थे। उसके बाद में हमने जो फ्रेंच राज्य क्रांति का घटनाक्रम है उसके बारे में भी देखा, जो 1789 से लेकर 1799 तक फ्रेंच राज्य क्रांति का कालखंड माना जाता है। उसके अलग अलग चरण हमने देखे। प्रथम चरण राष्ट्रीय महासभा, द्वितीय चरण विधान निर्माती सभा, राष्ट्रीय सम्मेलन, तृतीय चरण डायरेक्टरी। इस कालखंड में जो जो घटनाएं घटित हुई वो हमने देखा। हमने देखा स्टेट जनरल का चुनाव कैसे हुआ, उसके बाद में स्टेट जनरल की सभा जो थी उसके बारे में भी देखा। राष्ट्रीय महासभा की स्थापना, टेनिस कोड की शपथ, 3 वर्ग की संयुक्त सभा ली गई थी। उसके बाद में राष्ट्रीय महासभा ने जो प्रकाशित किया था वो मनुष्य एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा जो की थी उसके बारे में हमने देखा। बेस्टिल दुर्ग का पतन हुआ था जो 14 जुलाई 1789 को हुआ था, जो आज भी राष्ट्रीय दिन के रूप में मनाया जाता है फ्रांस में। अगस्त की सामाजिक क्रांति, जिस सामाजिक क्रांति ने सामंत है, पादरी है, इनके सब अधिकार, विशेष अधिकार नष्ट किए थे। उसके बाद में एक स्वतंत्रशाही सरकार भी वहाँ पर निर्माण की गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि महिलाओं ने वर्साय के महल पर महिलाएं जुलूस लेके गई थी, वहाँ राजा को पकड़ा गया, रानी को पकड़ा गया, उन्हें पेरिस में लाया गया। वित्तीय संकट का समाधान भी किया, वित्तीय परिवर्तन किया गया था। पादरियों के लिए भी यहाँ पर एक नागरिक संविधान बनाया गया, उनके अधिकार कम किए गए। संविधान निर्माण किया गया था 14 सितंबर 1791 को। उसके बाद में यूरोप का पहला संविधान था। द्वितीय चरण में हमने देखा विधान निर्मात्री सभा तथा राष्ट्रीय सम्मेलन का जो कालखंड है, इसी कालखंड में स्वतंत्र गणतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी। उसके बाद में सुधारणावादी क्लब, अलग अलग राजनीतिक क्लब जो निर्माण हुए थे उसके बारे में हमने जानकारी ली। कॉर्डेलिया क्लब, जैकोबिन क्लब, जिरोंदिस्ट क्लब। उसके बाद में इस कालखंड में फ्रेंच का विरोध किया था यूरोप के राष्ट्रों ने, जो बदलाव हो रहा था इसलिए। तो ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध भी हुआ था फ्रांस का, उसकी भी जानकारी हमने दी थी, उसका प्रभाव क्या पड़ा ये भी हमने देखा। स्वतंत्र राजतंत्र की समाप्ति किस तरह से की गई ये भी हमने यहाँ पर देखा था। राष्ट्रीय सम्मेलन जो था, राष्ट्रीय सम्मेलन, उसके बारे में हमने जानकारी दी, उसके प्रतिनिधि क्या थे, कौन थे। उसके बाद में सोलेबेलियो को जिस तरह से गिलोटिन पर चढ़ाया गया उसकी जानकारी हमने ली। उसके बाद हमने देखा कि जैकोबिन तथा जिरोंदिस्ट के बीच में सत्ता संघर्ष चल रहा था। एक नागरिक सुरक्षा समिति गई थी जिसके आधार पर रोबेस्पियर के हाथ में पूरी सत्ता आ गई। उसके बाद में आतंक का शासन भी हमने देखा था 1713 से 1794 तक। तो इस कालखंड में कई लोगों को मारा गया, बाद में रोबेस्पियर को भी गिलोटिन पर चढ़ाया गया था। उसके बाद में जो सुधार हुए थे अलग अलग
वो सुधार के बारे में भी हमने इसमें देखा है। तो उसके बाद में फोटो तीसरे वर्ष का संविधान जो राष्ट्रीय सम्मेलन में निर्माण किया था, उस सम्मेलन में जो बातें थी किस तरह का शासन व्यवस्था होगी उसमें उसकी भी जानकारी ली है। और ये तृतीय चरण यहाँ पर डायरेक्टरी या निदेशक मंडल का शासन के बारे में हमने देखा था। बाद में हम देखा कि नेपोलियन का उदय हुआ। उसके बाद फ्रेंच राज्य क्रांति के परिणाम एवं प्रभाव महत्व हमें देखना है। हम देखते हैं कि फ्रेंच राज्य क्रांति सिर्फ फ्रेंच में ही नहीं तो पूरे विश्व में महत्वपूर्ण है। फ्रेंच की समाज व्यवस्था, राजकीय व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था यानी पूरा जीवन उसने बदल दिया था। मगर इसके साथ ही आगे जाकर पूरे विश्व में उसका प्रभाव पड़ा। जहाँ जहाँ भी लोकशाही सरकारें निर्माण हुई या समाजवादी होंगी, वहाँ पर भी हमें फ्रेंच राज्य क्रांति का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस 10 वर्ष में 1789 से लेकर 1799 तक इस क्रांति की अलग अलग घटनाएं घटित हुई। इस पूरा चेहरा जो था फ्रांस का वो बदल गया था इस कालखंड में। एक फ्रांस जो निरंकुशवादी राजतंत्र में था वो गणतंत्र में बदल चुका था। बाद में कुछ और देखते हैं हम कुछ बातें ऐसे भी हुई कि गणतंत्र को भी एक धक्का लगा, मगर फिर भी ये जो उसके तत्व थे स्वतंत्र, समता और बंधुता जिसे एक देन मानी जाती है दुनिया को दी हुई फ्रेंच राज्य क्रांति ने, वो महत्वपूर्ण थी, वो आगे भी रही और बदलाव होता रहा। तो इसमें इसके परिणाम क्या हुए फ्रेंच राज्य क्रांति की, वो हमें देखना है। पहला परिणाम है निरंकुश राजतंत्र का अंत। हमने देखा, अब इसके बारे में ज्यादा विस्तृत में देखने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर भी निरंकुश राजतंत्र जिस पर किसी का भी अंकुश नहीं है, ऐसी राज व्यवस्था वहां पर थी। बुर्बन वंश के शासक वहां पर शासन कर रहे थे। तो सभी न्याय विषयक अधिकार होंगे, कार्य विषयक अधिकार होंगे, सभी उनके पास में थी। मगर इस फ्रेंच राज्य क्रांति ने इन्हें संवैधानिक राजतंत्र पहले लागू किया, बाद में तो राजतंत्र खत्म ही कर दिया। उसके बाद में 16 लुई को भी गिलोटिन पर चढ़ा गया और देखते ही देखते जो निरंकुश राजतंत्र था वो खत्म कर दिया और वहां पर गणतंत्र की व्यवस्था की गई। यानी एक बड़ा परिवर्तन उस व्यवस्था में आ गया था। जो हजारों सालों से, कई सालों से जो राजशाही सत्ता चालू थी उसे खत्म करने का काम, उसका अंत करने का काम इस क्रांति ने किया। तो इस क्रांति का ये प्रभाव सिर्फ फ्रेंच में ही नहीं तो बाद में भी कई जगहों पर ऐसे बदलाव हुए और वहां पर राजशाही व्यवस्था जो है तो बंद की गई, उसका अंत किया गया। उसके बाद में स्वतंत्र, समता और भ्रातृत्व तत्वों का प्रसार। तो इस क्रांति की सबसे बड़ी देन है स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये जहाँ पर है वहाँ पर सभी लोग समान है, सभी लोगों का विकास हो सकता है, सभी लोगों के विकास में गति आ सकती है। स्वतंत्रता हम देखते हैं कि 16वें लुई ने रूसो ने अपने विचारों में ये सब बातें बताई थी। उसके बाद में जो घोषणा हुई नागरिकों के जो अधिकार होते हैं उसकी जो घोषणा हुई, उसमें भी स्वतंत्रता, ये महत्वपूर्णता, समानता, भातृत्व। पहले सभी लोग समान नहीं थे, सभी लोग स्वतंत्र नहीं थे। उनको राज्य व्यवस्था में या अपने विचार रखने का, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, वो अभिव्यक्त नहीं हो सकते थे। उन्हें अपने धर्म का स्वतंत्र नहीं था। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो देने का काम। समता, कई बार भी समानता नहीं थी, कई विशेष वर्ग था, किसी को कुछ भी अधिकार नहीं थे, किसी को सबसे ज्यादा अधिकार थे। तो वर्ग भेद वहां पर निर्माण हुआ था, वो नष्ट करने का काम भी किया। और भातृत्व भाव यानी बंधु भाव जिसे हम बोल सकते हैं कि जो व्यक्ति उस राष्ट्र में रहने वाले होंगे या उसके बाहर भी हम विचार कर सकते हैं, तो उन व्यक्तियों में सौहार्द की भावना हो, परस्पर भाईचारा हो, ऐसा अगर रहा तो संघर्ष होने का काम भी नहीं रहेगा और सभी सबकी भलाई के लिए सोचेंगे। तो एक भातृत्व भाव, स्वतंत्र, समता और बंधुता या भातृत्व भाव, ये तत्व जो है ये सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहे, तो उसके बाहर पूरी दुनिया में ये तत्व हमें देखने को मिलते हैं। आज हर एक संविधान में स्वतंत्र, समता और बंधुता इस तत्व का अंतर्भाव किया गया है। उसके बाद में वर्ग भेदहीन सामाजिक ढांचे का विकास। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अलग अलग वर्ग निर्माण हुए थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट को ज्यादा अधिकार, सेकंड को भी अधिकार, मगर सर्वसामान्य लोगों को कुछ भी अधिकार नहीं थे। अलग अलग वर्ग निर्माण हो चुके थे। तो ये जो वर्ग भेद है, तो ये वर्ग भेद निर्माण होने के बाद में किसी को विशेष अधिकार थे, कोई कर ले सकता था, कोई कर देना नहीं होता था। यानी जन्म के आधार पर ही वो उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त होते थे। तो ये विशेष अधिकार बंद करके और जो समाज के सभी लोग हैं, सभी लोगों को एकत्र करने का काम, एक धागे में लाने का काम, वर्ग भेदहीन समाज निर्माण करने का काम फ्रेंच राज्य क्रांति ने वहां पर किया है। हम देखते हैं भारत में भी अलग अलग जातियां, अलग अलग वर्ण थे, जिस किसी को विशेष अधिकार थे, किसी को नहीं थे। मगर जब
जब हमारा संविधान लागू हुआ तब सभी लोग समान माने गए, कानून के आगे सभी लोग समान माने गए, सभी को समान संधि, यानी ऐसा ही जो बदलाव था वो फ्रेंच में आया था, जो हमारे देश में बाद में संविधान लागू होने के बाद में आया। उसके बाद में लोकतंत्र एवं व्यक्तिगत स्वातंत्र की प्रतिष्ठापन। तो लोकतंत्र है ना, लोकशाही जो है, जो विचार है, ये फ्रेंच राज्य क्रांति ने हमें दिया है। यानी प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर लोकशाही शुरू करने का काम इस क्रांति के कालखंड में हुआ था। हमने देखा कि पहले राष्ट्रीय महासभा का निर्माण हुआ, उसने राजतंत्र के लिए संविधान बनाया था, संवैधानिक राजतंत्र की निर्मित हुई। बाद में गणतंत्र की स्थापना की गई, उसके लिए अलग एक संविधान निर्माण किया गया और हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र माना गया। उसका जीवन जीने का अधिकार, उसे संपत्ति रखने का अधिकार, अभिव्यक्त होने का अधिकार, ये जो अधिकार है, ये अधिकार सब लोगों को दिए। लोकतंत्र जो हम बोल सकते हैं, बाद में भारत हो गया, कई सारे देशों में लोकतंत्र यानी लोकशाही की सरकारें स्थापित हुई। तो एक लोकतंत्र, यहाँ पर पहले राजेशाही थी, राजसत्ता थी, निरंकुश राजसत्ता थी, वहाँ पर जनता को सार्वभौम माना गया और जनता के माध्यम से शासन व्यवस्था कैसी होगी, कौन शासक होगा, ये निश्चित करने का अधिकार भी जनता को दिया गया। तो लोकतंत्र जो है, वो लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वातंत्र जो तत्व है, ये तत्व देने के काम, ये विचार देने का काम फ्रेंच राज्य क्रांति ने पूरी दुनिया को किया है। उसके बाद में आर्थिक परिवर्तन हम देखते हैं, आर्थिक बदलाव भी इस कालखंड में आया, क्योंकि पहले हम देखते हैं कि कर व्यवस्था जो थी वो विषमकारी थी, अलग-अलग कर लगाए जाते थे, सर्वसामान्य पर ज़्यादा कर होते थे, किसी को कर नहीं देना पड़ता था। तो कोई व्यक्ति अपने लिए कर दूसरों से ले सकते थे, वो विशेष अधिकार उन्हें था। उसके बाद में भूमि का विषम वितरण था, भूमि सबके पास समान नहीं थी। जो राजा कहेगा वही वस्तु उन्हें खरीदनी पड़ती। जैसे उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं कि गोबेल नाम का जो टैक्स था नमक पर, है ना, तो नमक लोगों को वैसे ही लेना पड़ता था। तो जो व्यापार उद्योग भी अच्छी तरह से नहीं थे, एक तरह से आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। हमने देखा कि आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण ही फ्रेंच के राजा को जनरल स्टेट की सभा बुलानी पड़ी थी और उसके बाद में क्रांति शुरू हुई। तो आर्थिक परिवर्तन इस कालखंड में किया गया, नई नई चलन व्यवस्था यहाँ पर निर्माण की गई। ऐसा कहा जाता है कि इस फ्रेंच राज्य क्रांति के काल में कई उलट-पालट हुआ, उसके बाद में भी फ्रेंच राज्य क्रांति के समय से ही आर्थिक विकास होना शुरू हुआ। तो आगे जाकर इतना आर्थिक विकास फ्रेंच का हुआ, तो नेपोलियन के कालखंड में फ्रेंच आर्थिक भी एक शक्तिशाली सत्ता थी, उसका साम्राज्य विस्तार तो हो ही चुका था। तो एक ये बदलाव, आर्थिक बदलाव खेती के क्षेत्र में होगा, वाणिज्य के क्षेत्र में होगा, व्यापार के क्षेत्र में होगा, इस कालखंड में करने का काम इस फ्रेंच राज्य क्रांति ने किया है। और सभी आर्थिक अधिकार सभी को मिलते थे, संपत्ति रखने का विषम वाटप जो था भूमि का, वो भी उसके बाद में सभी लोगों को जमीन जो थी वो दी गई। तो ये बदलाव आया था। उसके बाद में राष्ट्रीयता की भावना का उत्कर्ष एवं सशक्तिकरण। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद एक महत्वपूर्ण भावना होती है व्यक्ति के। राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के भौगोलिक, सांस्कृतिक, समाज में रहने वाले सभी लोगों के प्रति प्रेम और एकता की भावना है। यानी भौगोलिक, सांस्कृतिक और समाज में रहने वाले लोगों के प्रति लोगों की प्रेम और एकता की भावना है। तो यह भावना, पहले क्या होता था, लोग राजनिष्ठ होते थे, राजा से एकनिष्ठ होते थे, राजा उनके लिए अपना दैवत था, राष्ट्र नहीं। मगर इसमें बदलाव आया, अब राजा नहीं, राष्ट्र उनका क्या रहा, दैवत रहा। राष्ट्र यानी उसमें रहने वाले सभी लोग, उनकी संस्कृति, उनकी भौगोलिक रचना, ये सभी बातें उसमें आते हैं। तो उसे विकसित करने का उन्होंने प्रयास किया सब लोगों ने, और सभी लोगों में ये जो राष्ट्रवाद का, राष्ट्र प्रेम का जज्बा था वो निर्माण हुआ। राष्ट्रीयता की भावना जगी और राष्ट्र के लिए कार्य करने का काम किया। राष्ट्रीय शिक्षण, राष्ट्रीय सेना, राष्ट्रीय सरकार, राष्ट्रीय महासभा, हम देखते हैं कि ये सब राष्ट्र के नाम से कार्य करना शुरू किया। तो एक व्यक्ति का तो महत्व था ही, मगर एक व्यक्ति के बराबर एक राष्ट्र का भी, उन राष्ट्र का भी महत्व था। राष्ट्रवाद की भावना उस कालखंड में उत्कर्ष हुआ। ये भावना जो थी आगे जाकर पूरे राष्ट्र में, राष्ट्र अगले जो अलग विश्व के अदर राष्ट्र है वहाँ पर भी राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ। अनेक जगह पर इसके माध्यम से क्रांति भी हुई और इस राष्ट्रवाद के कारण ही आगे जाकर जर्मनी का एकीकरण होगा। उसके बाद में इटली का एकीकरण होगा। हम देखते हैं कि भारत को भी प्रेरणा मिली है, जो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चला था, राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ था। तो ये सब जो देन है, ये देन फ्रेंच राज्य क्रांति की है। एक महत्वपूर्ण हिस्सा फ्रेंच राज्य क्रांति इन सभी बातों का है और उसका उत्कर्ष हुआ, सशक्तिकरण भी हुआ इस कालखंड में। सभी जो बातें हुई तो वो राष्ट्र के नाम से यहाँ पर की जाती थी और सचमुच की जो राष्ट्र प्रेम की भावना है, राष्ट्रीय एकता की भावना है, वो भावना इन लोगों में इन कालखंड में निर्माण हुई। आगे जाकर एक आदर्श या आदर्श उदाहरण
विश्व के सामने फ्रेंच राज्य क्रांति का रहा है। उसके बाद में समाजवादी चेतना का उदय। हम देखते हैं कि जो समाजवाद है, समाजवाद प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर नहीं दिखता, मगर समाजवादी भावना या उसका उदय उत्कर्ष जो है वो यही से ही शुरू हुआ उस समय में। आगे जाकर बदलाव अलग बदलाव बातें हुई, वो बात अलग है। तो इसके बाद समाजवादी चेतना का उदय। समाजवाद का उदय या समाजवाद के जो तत्व होते हैं वो भी हमें फ्रेंच राज्य क्रांति में देखने को मिलते हैं। जैसे हमने देखा कि यहाँ पर जो भूमि थी वो भूमि जमींदार वर्ग के पास में थी, उमराव मुगरू वर्ग के पास में थी ज़्यादातर। वो जमीन निकाली गई और जो सर्वसामान्य वर्ग है वो सर्वसामान्य वर्गों को बांट दी गई, उन्हें भूमि का स्वामी बना दिया गया जो भू दास थे। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो मजदूरी है वो मजदूरी लोगों का शोषण होता था, मजदूरों का, उन्हें कम मजदूरी मिलती थी, कम मजदूरी दी जाती थी, तो उसका भी दर निश्चित वहाँ पर किया गया और सभी को अच्छी मजदूरी उनके काम के अनुसार मजदूरी प्राप्त हो, ऐसा प्रयास इस कालखंड में किया गया। इसके साथ ही जो विशेष अधिकार थे लोगों को, वो विशेष अधिकार खत्म कर दिए गए, सभी लोग समान माने गए, किसी को विशेष अधिकार नहीं रहा, वो धर्मगुरु हो चाहे वो उमरा वर्ग हो। उसके साथ साथ जो उनकी पदवियाँ थी वो पदवियाँ भी नष्ट कर देने, एक समानता लाने का काम समाज में इस फ्रेंच राज्य क्रांति ने किया। तो इसलिए ऐसा हम कह सकते हैं कि समाजवाद की चेतना का उदय है वो उदय भी फ्रांस के इस क्रांति से हुआ है, फ्रेंच राज्य क्रांति से हुआ है। उसके बाद में न्यायिक व्यवस्था में सुधार। तो हमने पहले देखा, जब कारण देखे तो एक न्याय व्यवस्था में जो दोष थे, अलग अलग संविधान थे, उनके अलग अलग संहिता थे, कहीं भी मगर कोई भी संविधान में, कहीं भी संहिता में जनता का हित निहित नहीं था। तो इस कालखंड में हम देखते हैं कि इसमें बदलाव आया। पहले सामंत का संविधान अलग होता था, पादरियों का संविधान अलग होता था, और उसके उससे सबसे बड़ी बात ये थी, जिसके लिए संविधान निर्माण किया जाता था, कानून निर्माण किए जाते थे, वो उसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं थे, उसमें उनका हिस्सा लेने का अधिकार भी नहीं था। मगर इस कालखंड में जो जो मानव अधिकार की घोषणा यहाँ पर हुई थी, उसमें कहा गया था कि सभी व्यक्ति को कानून बनाने में हिस्सा लेने का अधिकार है, और जो कानून जो होता है वो जनता की इच्छा होती है या जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है, यानी जनता से ही कानून निकलता है, जो कानून बनाने का अधिकार को भी जनता को है। तो ये बदलाव यहाँ पर आया। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय महासभा ने संविधान बनाया, बाद में भी, और राष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से गणतंत्रात्मक संविधान बनाया गया, जिसमें समता, स्वतंत्र और बंधुता, इन तत्वों का ये तत्व उस संविधान में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो बदलाव था, और पहले हम देखते हैं कि विशेष अधिकार थे, सर्वसामान्य लोगों को जो सजा होती थी वो पादरी और उमरा वर्गों को नहीं होती थी। तो उसके बाद में राजा के पास में सब अधिकार होते थे, बाद में तो राजा रहा ही नहीं, तो उसके लिए एक न्याय व्यवस्था निर्माण की गई। जो न्यायाधीश था वो भी राज्य व्यवस्था के अधीन था, यानी जो राज व्यवस्था होती है, जो संविधान होती है, संविधान के अनुसार ही वो उसके जो पद होते हैं वो निर्माण किए जाते थे। एक तरह से कानून के आगे जो है वो सभी लोग समान माने गए, और कानून निर्माण करने में सभी का योगदान भी मान्य किया गया। उसके बाद में महिलाओं के जीवन में परिवर्तन हम देखते हैं कि जो क्रांति थी, इस क्रांति में महिलाओं ने भी भाग लिया था। जो जुलूस निकाला था महिलाओं ने, उतना ही नहीं था, जब लोग बाहर जाते थे क्रांति के लिए या कुछ काम के लिए, तो सभी घर का काम भी महिलाओं ने किया। उसके बाद में बाहर क्रांति करने का काम भी महिलाओं ने किया। महिलाओं का योगदान तो इसमें ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो महिलाओं के जीवन में भी परिवर्तन आया। जो पहला एक संविधान निर्माण किया गया था, उसके अनुसार हम देखते हैं कि सभी को अधिकार दिया गया था मतदान का, मगर बाद में इसमें बदलाव आया। तो इस कालखंड में महिलाओं को भी संपत्ति में हिस्सा, समान हिस्सा मिलने का कानून बनाया गया। जिस तरह से पुरुष को हिस्सा मिलता है, उसी तरह से महिलाओं को भी हिस्सा मिलता है। शिक्षा महिलाओं को दी गई, शिक्षा देने का काम महिलाओं को इस कालखंड में किया गया। यानी कुल मिलाकर कुछ अच्छा परिवर्तन महिलाओं के जीवन में आया था। जो कई सालों से, कई हजारों सालों से महिलाओं को कुछ भी अधिकार नहीं थे, वो अधिकार इस फ्रेंच राज्य क्रांति ने दिए। और दूसरी बात, जो घोषणा पत्र था, जो संविधान था, उसमें समता थी। इसके आधार पर आगे जाकर महिलाओं ने संघर्ष किया और अपने अधिकार प्राप्त किए। यानी उन्हें अधिकार प्राप्त करने का जो मार्ग है वो भी इस कालखंड से, ये जो फ्रेंच राज्य क्रांति थी, फ्रेंच राज्य क्रांति से मिला था। उसके बाद में गुलाम राष्ट्र को प्रेरणा। तो हम देखते हैं कि कई राष्ट्र जो थे गुलाम थे,
कभी तो फ्रेंच के भी गुलाम होते थे, इंग्लैंड के भी गुलाम थे, जो यूरोपियन राष्ट्र थे उनके कई राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका हो गया, एशिया खंड है, अमेरिका खंड है, यहाँ पर कई गुलाम राष्ट्र थे। मगर ये जो फ्रेंच राज्य क्रांति, ये फ्रेंच राज्य क्रांति सर्वसामान्य लोगों ने की थी, जिनके पास कोई शक्ति नहीं थी। उनका नेतृत्व पढ़े हुए लिखे लोगों ने किया, मगर क्रांति को एक ठोस कदम क्रांति के जो उठाए वो उन लोगों ने उठाए, उन लोगों ने हाथ में शस्त्र लिए बदलाव लाने का काम किया। तो हम देखिए जो क्रांति थी, बाद में भारत होगा या कई सारे जो देश थे जो गुलाम थे, वहाँ के पढ़े लिखे लोगों ने इस क्रांति के बारे में पढ़ा, उससे प्रेरणा उनको मिली और आगे जाकर जो गुलाम राष्ट्र थे, गुलाम राष्ट्र ने उपनिवेश जो थे या इंग्लैंड जैसे राष्ट्र होंगे उपनिवेशवादी वसाहतवादी, उनके विरुद्ध आंदोलन खड़ा किया और वो स्वतंत्र हुए। यानी ये भी एक बड़ा बदलाव था दुनिया में इस क्रांति ने लाया हुआ। क्रांतिकारी साहित्य का प्रसार, तो इस कालखंड में जो रूसो है, मॉन्टेस्क्यू है, उसके बाद में वॉल्टेयर होगा, डिनेरा है और कई सारे लेखक विचारवंत इस कालखंड में हुए हैं। बाद में भी साहित्य निर्माण हुआ। तो ये जो क्रांतिकारी साहित्य था फ्रेंच राज्य क्रांति पर आधारित है, उससे पहले निर्माण हुआ, उसका प्रसार पूरी दुनिया में हुआ, सारे लोग उसे पढ़ने लगे। तो हम देखते हैं कि अगर हम पढ़ते हैं, यानी पढ़ने के माध्यम से अगर एक अच्छी किताब हमारे पास में होती है तो हम बदलाव ला सकते हैं। जैसे महात्मा फुले का हम उदाहरण दे सकते हैं कि महात्मा फुले ने थॉमस पेन का राइट ऑफ मैन पढ़ा, यानी अदर अदर किताब भी उन्होंने पढ़ी थी, मगर उन्हें एक दिशा मिली कि हमें क्या करना चाहिए। तो किताब बहुत ही बदलाव लाने का एक मार्ग है, रास्ता है जो किताब से हमें मिल सकता है। तो इस कालखंड में साहित्य का भी प्रसार हुआ। उसके बाद में फ्रांस की प्रतिष्ठा बढ़ी। तो फ्रांस, हमने देखा कि राजतंत्र के कालखंड में पहले 14वें लुई के कालखंड में अलग बात थी, मगर बाद में धीरे धीरे उसकी अप्रतिष्ठा होती चली गई, वो शक्तिहीन होता चला गया। कई राष्ट्रों से उसे ऋण भी लेना पड़ता था। तो मगर इस क्रांति के बाद में फ्रेंच जो था, फ्रेंच एक शक्तिशाली फ्रांस बना। बाद में तो उसका साम्राज्य भी निर्माण हुआ, बड़ा साम्राज्य निर्माण किया गया। आर्थिक दृष्टिकोण से वो सशक्त बना, स्वतंत्र, समता, बंधुता ये तत्व लोगों को शिक्षा दी जाने लगी। तो ये जो फ्रांस की प्रतिष्ठा है जो दुनिया में बढ़ी थी इस क्रांति के कारण। उसके बाद में उग्र राष्ट्रवाद, सैनिकवाद एवं अधिनायकवाद का उदय। तो ये भी एक बड़ा बदलाव इस कालखंड में हुआ था। हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद तो वहाँ पर निर्माण हुआ ही, जो उनकी संस्कृति है, भौगोलिक सीमाएं हैं, भौगोलिकता है और उस वहाँ पर रहने वाले सभी लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम, एकता की भावना निर्माण हुई थी। मगर आगे जाकर उग्र राष्ट्रवाद, उग्र यानी जो मेरा राष्ट्र ही सबसे अच्छा राष्ट्र है, दूसरे जो है वो गलत है, मेरे राष्ट्र का ही प्रसार होना चाहिए, मेरे राष्ट्र का ही विस्तार होना चाहिए, जो हमारा है वही सच है, ऐसी बात आगे जाकर निर्माण हुई उग्र राष्ट्रवाद। हम देखते हैं कि बाद में फिर हिटलर जैसे लोग होंगे या अलग अलग, क्योंकि इसी कालखंड में बीच में हम देखते हैं कि सभी राष्ट्रीय सेना राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया गया। उसके बाद में रोबेस्पियर होगा। तो ये सब बातें जो थी कि उग्र राष्ट्रवाद की भावना भी धीरे धीरे निर्माण हुई। उसके बाद में सैनिकवाद, हम देखते हैं कि धीरे धीरे फ्रेंच की जो सत्ता है वो सैनिक के पास में गई, नेपोलियन बोनापार्ट के पास में। जैसे अधिनायकवाद भी हम कह सकते हैं। रॉबेस्पियर भी जब गणतंत्र था, गणतंत्र के कालखंड में पूरी सत्ता रॉबेस्पियर के हाथ में चली गई थी। अधिनायकवाद, सैनिकवाद भी धीरे धीरे निर्माण हुआ, आगे जाकर उस पर विपरीत भी परिणाम होगा। मगर कुल मिलाकर ये कुछ दुष्परिणाम अगर हमने छोड़ दिए तो फिर भी पूरी दुनिया में एक स्वतंत्र, समता, बंधुता ये भाव निर्माण करने का कार्य इस क्रांति ने किया। एक दिशा निर्देश देने का काम इस क्रांति ने किया। पादरी वर्ग है, उमरा वर्ग है, उनके विशेष अधिकार यहाँ पर खत्म कर दिए, वो भी सर्वसामान्य लोगों की तरह ही माने गए। उसके बाद में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय, हम देखते हैं कि फ्रेंच राज्य क्रांति का अपत्य जिसे कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट, जो 1799 में जो थ्री कंसुलेट था उसका एक सदस्य था, आगे जाकर वहाँ का सम्राट बना, पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो फ्रेंच राज्य क्रांति पूरी दुनिया में, पूरी विश्व में एक महत्वपूर्ण क्रांति है, जिस क्रांति ने आगे जाकर अलग अलग राष्ट्र को, अलग अलग लोगों को प्रेरणा दी। स्वतंत्र, समता, बंधुता, संविधान जो है वो संविधान कई राष्ट्रों का संविधान बनाने के लिए इस क्रांति में जो कुछ भी तत्व मिले थे, तत्व दिए थे, उसका आधार बनाया गया। तो ये क्रांति हमें इसलिए पढ़ना है दोस्तों कि संघर्ष है ना, संघर्ष के, सत्य के लिए संघर्ष,
सच के लिए संघर्ष, न्याय के लिए संघर्ष, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, समानता के लिए संघर्ष इन लोगों ने किया। कई लोगों की जान भी इसमें चली गई, मगर आखिरी वक्त ये संघर्ष देते रहे। और इसके बाद दुनिया को एक जो फ्रांस है, फ्रांस बदला हुआ फ्रांस, राजतंत्र जो पहले था वो बदल गया था। तो ये बदलाव इस क्रांति के कारण हुआ, यही हमारी प्रेरणा है। ऐसा अगर कहीं होता है, अन्याय कहीं होता है, हमारी स्वतंत्रता जो है वो नष्ट होती है या हमें गुलाम बनाने का प्रयास किया जाता है, तो तब ये जो फ्रेंच राज्य क्रांति की तत्व है वो हमें प्रेरणा देंगे लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए, सच के लिए लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए। और दुनिया में स्वतंत्र, समता, बंधुता, लोकशाही ये जो मूल्य है ये बने रहे, इसलिए हमें पढ़ना है। ये चिरस्थायी रहे, इसलिए हमें प्रयास करना है। कहीं अगर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो उसके विरुद्ध हमें आवाज़ उठानी है। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारी लोकशाही खतरे में है, हमारे यहाँ हुकुमशाही निर्माण होने जा रही है, तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना हमारा कर्तव्य है। तभी ये जो हम पढ़ते हैं, जो तत्व हम देखते हैं, उसका हमें फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर सिर्फ़ पढ़ाई और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन अगर हमने नहीं किया, किसी को समानता हमारे तरह किसी को दूसरे को समान नहीं माना, स्वतंत्र नहीं दिया, तो इसका कुछ अर्थ नहीं होगा। जाति भेद, धर्म भेद ये हमें मानना नहीं है। सभी लोगों की स्वतंत्रता का हमें क्या करना है? स्वीकार करना है, सम्मान करना है, सभी लोगों को समान मानना है और बंधु यानी भाईचारे से रहना है और ये तत्व जीवित रहे, इसके लिए प्रयास करना है। तो इस फ्रेंच राज्य क्रांति में हमने अलग-अलग बातें देखी, अलग-अलग तत्व देखे, अलग कारण देखे, परिणाम उसका पूरा घटनाक्रम हमने देखा। मुझे आशा है कि आपको ये जो विवेचन यहाँ पर मैंने किया है फ्रेंच राज्य क्रांति के बारे में वो पसंद आया होगा। आज आप इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे। धन्यवाद। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।